हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू जेएसएन चैनल। आज के इस वीडियो में हम DSSB PRT का जो एग्ज़ाम हुआ है हमारा 16th ऑफ मार्च का, उसकी हम तीनों शिफ्ट्स का जो है इसमें रिव्यू करने वाले हैं। देखने वाले हैं कि उसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे, पार्ट बी में क्या नया पूछा गया था और करंट अफेयर्स जो हैं उसके कौन कौन से उसके सवाल आए थे। और ये भी देखेंगे कि ये जो 16 मार्च का पेपर हुआ है ये 7 मार्च के पेपर से कितना मिलता जुलता है, क्या दोनों का पैटर्न में कोई डिफरेंस था या कुछ कुछ नई चीज देखी गई 16 मार्च के पेपर में। ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट सेक्शन, दैट इज रीजनिंग सेक्शन। तो रीजनिंग के क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहले हमारा यही सेक्शन जो है वो एग्जाम में खुलता है और रीजनिंग का मोर और लेस जो है वो पैटर्न सेम ही देखा गया है। पैटर्न में देयर वाज नो नॉट अ ड्रास्टिक चेंज, कोई ड्रास्टिक चेंज मैं कहूंगी कि नहीं मिला है देखने को। अगर आप लोगों की रीजनिंग की वही है कि जो हम यूजुअली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो अगर अच्छे से किए होंगे, so you are able to attempt quite a good number of questions in reasoning। देख लेते हैं कि किस किस तरह के क्वेश्चंस आए थे, क्या पैटर्न रहा था। तो क्वेश्चंस रहे हैं वेन डायग्राम के ऊपर। वेन डायग्राम इजी क्वेश्चंस थे, कोई इनमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। क्वेश्चंस रहे हैं अल्फाबेटिकल सीरीज के ऊपर। अल्फाबेटिकल जो सीरीज कह लो या अल्फाबेटिकल एनालॉजी टाइप जो सवाल आते हैं कि इफ यू नो कि जैसे वो कोडिंग में नहीं आते हैं कि A is to B is to C D और ऐसे करके जो सवाल आते हैं, वैसे सवाल देखे गए हैं। और डिक्शनरी ऑर्डर पे सवाल जो है वो आया था, वो भी आसान सवाल था। और एक जो है मिरर इमेज, हाँ जी, मिरर इमेज पे भी जो है वो क्वेश्चंस देखे गए हैं। जो 7 मार्च का मैं बता दूं शिफ्ट थी, उसमें ना ही वेन डायग्राम पे सवाल पूछे गए थे और ना ही मिरर इमेज पे सवाल पूछे गए थे, लेकिन 16 मार्च का ये जो रीजनिंग का हमारा एग्जाम है इसमें मिरर इमेज पे भी सवाल है और वेन डायग्राम के ऊपर भी सवाल है। तो कुछ भी जो है वो ये DSSB वाले छोड़ नहीं रहे हैं, कुछ ना कुछ अलग सा डाल देते हैं, लेकिन हमें आते हैं ये मिरर इमेज और ये वेन डायग्राम, ये कोई बहुत ही ज्यादा मुश्किल टॉपिक्स नहीं है। पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट जो है उस पे सवाल देखे गए हैं कि एक या तो एक सर्कल में लोगों को बिठा दिया गया है और उनकी पोजीशंस बतानी है, और या तो एक लाइन के ऊपर बता देते हैं कि वो उसके लेफ्ट में है, 5 लोग हैं, वो उसके लेफ्ट में है, वो उसके राइट में है। ऐसे सवाल देखे गए हैं, इजी थे। हल्के से टाइम टेकिंग मैं कहूंगी पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट रहते हैं, अगर आपकी प्रैक्टिस उतनी नहीं होती है पजल्स और सिटिंग की, तो ये जो है ये थोड़ा आपका जो है ये पोर्शन जो है ये टाइम टेकिंग आपका हो जाता है। ये था। और जो सवाल आए थे वो वही एक सिलॉग्स पे सवाल आए थे। सिलॉग्स पे हर एक शिफ्ट में पूछे जाते हैं, तो सिलॉग्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और डायरेक्शन सेंस, डायरेक्शन पे सवाल आया था। डायरेक्शन पे इजी सवाल आते हैं, कोई ज्यादा टफ नहीं पूछ रहे हैं। वही सिंपल डायरेक्शन पूछ रहे हैं कि वो उसके लेफ्ट में गया, वो उसके राइट में गया। लेकिन आने वाली शिफ्ट जो है वो डायरेक्शन के जो क्वेश्चंस है उसमें थोड़ा बहुत चेंज भी देख सकते हैं। क्या पता आपसे जो है वो डिग्री टर्न, इतना डिग्री टर्न ले रहा है, डिग्री वाले जो सवाल आते हैं कि उसने 270 डिग्री टर्न लिया टुवर्ड्स द लेफ्ट, ऐसे वाले सवाल पूछे जा सकते हैं। अभी तक तो नहीं पूछे गए हैं, अभी तक तो सिंपल लेफ्ट राइट टर्न इतना 20 डिग्री शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना होता है, वैसे सवाल ही आए हैं। तो आगे वाली शिफ्ट जो है वो इस चीज का भी ध्यान रखे कि वो इसकी भी प्रैक्टिस करके जाए। कुछ नहीं पता इन DSSB वालों का कि थोड़ा सा एक ट्विस्ट सा डालने के लिए कैसा क्वेश्चन बना दे। यू डोंट हैव टू वरी मच अबाउट इट, ये भी बहुत आसान होते हैं डिग्री वाले भी, और ये डायरेक्शन वाला तो आ गया तो कर ही लोगे आप लोग। एक ब्लड रिलेशन पे सवाल आ रहा है, और ब्लड रिलेशन पे मैं बताऊं कुछ कुछ शिफ्ट में जो है वो सिंपल ब्लड रिलेशन आ रहा है, मैं बताऊं, लेकिन कुछ शिफ्ट में जो है वो कोडेड ब्लड रिलेशन आ रहा है। ठीक है, तो दोनों तरह से क्वेश्चन जो है वो आसान होते हैं, लेकिन कोडेड ब्लड रिलेशन जो होता है थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। ठीक है, तो इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करके जाना,
कि ताकि वहां आपको कुछ न्यू ना लगे। ठीक है, जब एक हाथ से जब हम कोई चीज निकाल लेते हैं ना, किसी तरह के पैटर्न का क्वेश्चन जब हम हाथ से निकाल लेते हैं तो इजी पड़ता है हमारे लिए एग्जाम में। ठीक है, इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, हमारा टाइम जो है वो सेव होता है। तो मैं बताऊं, ओवरऑल रीजनिंग वाज इजी, लेकिन रीजनिंग को मॉडरेट जो है वो उस चीज ने बना दिया कि वो टाइम टेकिंग थी सिर्फ। लेकिन रीजनिंग सॉल्व करने में जो है वो बहुत ही आसान थी, सारे सवाल आप जो है वो सॉल्व करने वाले थे। लेकिन मॉडरेट इसलिए बना दी थी क्योंकि वो बस टाइम टेकिंग हो रही थी और कुछ नहीं था उसमें। अगर आपने टाइम अच्छे से मैनेज किया है, अगर आपने ग्रीडी नहीं है आप अपने क्वेश्चंस को लेकर, ग्रीडी इन सेंस कि ये नहीं सोच रहे हैं मैं 20 में से 20 कर दूं आज तो भाई फिर आपके जो 20 में से 20 करने वाले हैं ना, उनके लास्ट के 2 40 नंबर के सेक्शन जो है वो खुलेंगे ही नहीं, क्योंकि आपको इतना टाइम लग जाएगा 20 में से 20 बनाने में कि 40 मार्क्स तो आप ऐसे होंगे कि आपने देखे ही नहीं। ठीक है, तो ग्रीडी नहीं बनना है। जितने हो पा रहे हैं, 18 हो पा रहे हैं, 16 हो पा रहे हैं, गुड अटेम्प्ट्स हैं। ठीक है, तो ज्यादा ग्रीडी नहीं बनना है, जैसा आपका एग्जाम आ रहा है उसके हिसाब से उतना टाइम लेके चलना है, ज्यादा से ज्यादा इस सेक्शन को मैं बताऊं तो आपको सिर्फ 20 to 23 मिनट्स जो है वो देने चाहिए। 23 मिनट्स इज मोर देन इनफ फॉर द रीजनिंग सेक्शन। 23 मिनट्स देके आगे बढ़ जाइए अपने नेक्स्ट सेक्शन पे। ठीक है, तो ये तो कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस हो गए। और एक सवाल और था जो सॉरी नया आया था, वो मैंने अभी इसमें डिस्कस नहीं करा, जो बच्चों ने मुझे बताया, वो है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी बहुत ही आसान टॉपिक है, जिसे आता होता है वो बिल्कुल 1 सेकंड में, 1 सेकंड और 2 सेकंड में इसका आंसर जो है वो बना सकता है। सो एक क्वेश्चन है इनइक्वालिटी के ऊपर भी जो है वो हमसे पूछा गया था। सो यही रहा हमारा रीजनिंग का रिव्यू। अब लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सेक्शन। हमारा अगला सेक्शन है मैथ्स का सेक्शन। यूजुअली जो है एग्जाम में जीके का क्वेश्चन, जीके का सेक्शन आता है, लेकिन हम इसमें मैथ्स, उसके बाद मैथ्स का सेक्शन आता है। लेकिन पहले हम जो है वो मैथ्स अपनी डिस्कस कर रहे हैं, हम जीके जो है वो बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैथ्स में जो है वो किस तरह के सवाल पूछे गए थे। मैथ्स वही है, मैथ्स में कुछ भी फिक्स नहीं रहता है कि, क्योंकि क्या है बट क्या तुम्हें टीचर्स या रिव्यू वाले क्या बता देंगे कि परसेंटेज पे से सवाल आया है, ये बता देंगे कि डिस्काउंट के ऊपर से सवाल आया, ये बता देंगे कि पीएनएल यानी प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर सवाल आया, ये बता देंगे कि टाइम एंड डिस्टेंस के ऊपर सवाल आया। यार ऑब्वियसली यही तो टॉपिक्स है मैथ्स में, और टॉपिक है ही क्या मैथ्स में। ठीक है, तो एक चीज है, एलसीएम एचसीएफ के ऊपर भी सवाल नहीं देखा गया है ना। 7 मार्च की शिफ्ट में किसी ने मुझे बताया कि एलसीएम एचसीएफ के ऊपर कुछ आया है, और ना ही ये वाली शिफ्ट में कुछ बताया कि एलसीएम एचसीएफ के ऊपर कुछ आया है। तो मेन जो मैं इसको देख रही हूँ कि ये जो मैथ्स का पैटर्न ये बना रहे हैं, अर्थमेटिक्स के जो टॉपिक्स होते हैं, अर्थमेटिक्स अर्थमेटिक्स के जो टॉपिक्स हैं, जैसे ये परसेंटेज हो गया, डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, SICI यानी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, इन सब चीजों के ऊपर ही जो है वो सवाल पूछे जा रहे हैं। मेंसुरेशन इजी आ रही है, मेंसुरेशन में कुछ ज्यादा वो इतना कि इतना मुश्किल नहीं आ रहा है, लेकिन लेंदी है। ठीक है, ये मेंसुरेशन के 1 2 सवाल जो उन्होंने जिस तरह से बताए हैं वो ऐसे वाले जो लेंदी वाले नहीं होते, उस तरह से आ रहे हैं। मेंसुरेशन के फॉर्मूलाज इसमें इजी वाले ही लग रहे हैं यार, तो रेक्टेंगल का ज्यादा से ज्यादा पूछ रहे हैं, और मतलब जो इजी जैसे होता है तो उसी के हिसाब से आ रहा है। अगर आपको इसके क्वेश्चंस चाहिए तो मैं कुछ एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस का सेट जो है वो प्रिपेयर कर रही हूँ, तो वो मैं आपको आपके नेक्स्ट एग्जाम से पहले जो है वो प्रोवाइड कर दूंगी, मैथ्स का भी और रीजनिंग का भी। सो आप उन्हें एक बार देख लीजिएगा। उसी उसी में से मैं बता रही हूँ, कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं उसमें और कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके, अगर आप वीक फील करते हैं ना मैथ्स में, आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होके जाएंगे उसको देखने के बाद। सो जितना भी मैंने अभी 7 मार्च और 16 मार्च का रिव्यू देखा है मैथ्स के ऊपर, तो मैथ्स कोई डिसाइड नहीं कर सकता, क्योंकि किसी को क्वेश्चंस याद नहीं रहते हैं। सबको ये पता है कि हाँ परसेंटेज का एक सवाल था, डिस्काउंट का सवाल था, टाइम एंड वर्क का था, तो ये तो ऑब्वियसली आते हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इन टॉपिक्स पे सब पे सवाल हैं।
तो बस वही सवाल जो है वो किसी और फॉर्म में कंसेप्ट सेम करके बस वही सवाल रिपीटेडली पूछ लिए गए हैं। तो आई डोंट थिंक मैथ सेक्शन इतना ज़्यादा आपको चिंता करने की ज़रूरत है, अगर आप मैथ्स में प्रैक्टिस आपकी अच्छी है तो। मैथ्स में गुड अटेम्प्ट्स अगर मैं कहूँ तो लेंदी था, और वीक बच्चे भी हैं हमारे पास, और जो प्रोफिशिएंट बच्चे हैं वो भी हैं मैथ्स में। 16 मैं मैक्स लेके चल रही हूँ कि मैक्स टू मैक्स जो है वो कि बच्चा 16 करेक्ट स्कोर कर पाया होगा। आई रिपीट माई सेल्फ कि करेक्ट स्कोर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तुक्के मार के तो आप 20 के 20 भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो करेक्ट स्कोर में 16, और जो थोड़ा बच्चा वीक है, जो अपने आप को थोड़ा वीक फील करता है, उसने 10 सवाल तो बना लिए होंगे आई सपोज, क्योंकि इतने ज़रूरी हैं मैथ्स में। ठीक है, तो ये रहा छोटा सा हमारा मैथ्स का रिव्यू। इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं बताने को, क्योंकि वही बात है जिसको ये सारे टॉपिक्स जो हैं ये हमेशा यही टॉपिक्स में से पूछा जाता है। और अगर आपने ये टॉपिक्स, अब ऐसा तो है नहीं ना कि इस टॉपिक्स में से भी कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन निकल के, नहीं ऐसा नहीं होता है। टॉपिक होते हैं बस, उसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके पास, तो इतना ही है। लेट्स मूव ऑन। सो चलिए देख लेते हैं कि हमारा इंग्लिश सेक्शन जो है वो 16 मार्च का कैसा रहा है। और इंग्लिश मोर और लेस सेम पूछी गई थी, जैसा हमारा 7 मार्च में जो इंग्लिश पूछी गई थी वही सेम इंग्लिश हमसे, पैटर्न जो है वो बिल्कुल सेम था। कॉम्प्रिहेंशन से 5 क्वेश्चंस जो कि आते हैं हमेशा वो थे। एंटोनिम सिनोनिम से जो कि पिछली शिफ्ट में भी 4 सवाल पूछे गए थे, जिसमें से वही 2 सवाल इजी थे। इजी मतलब देखते ही आपको पता लग जा रहे थे, और 2 सवाल आउट ऑफ द बॉक्स। आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द वर्ल्ड कह लें। मैं इतना भी नहीं कह सकती कि बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स ही थे भाई, जिसने अच्छे से करी होगी एंटोनिम सिनोनिम बहुत ही अच्छे से, जिसकी वोकैबुलरी बिल्ट होगी, उसने क्या पता एलिमिनेशन मेथड या किसी और मेथड से ये कर भी लिए हो सवाल ये तो। बट उसकी संख्या बहुत कम है। सो इस पे ज़्यादा आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि 2 बहुत हार्ड आ रहे हैं, कुछ ऐसा आप स्किप भी कर सकते हैं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आता हो तो कर भी लेना। अगर कहीं आपको कई बार ऐसा होता है ना कि एलिमिनेशन मेथड से जब हमें 4 ऐसे दिखते हैं कि ये तो बिल्कुल ही अलग है, 3 इनमें से एक थोड़ा सा मुझे इससे मिलता जुलता लग रहा है, जहाँ आप 95% भी श्योर हो ना, मार्क कर देना, क्योंकि कई बार सही भी हो जाता है वो। ठीक है, सो एंटोनिम सिनोनिम से आया, कॉम्प्रिहेंशन से आया, और PQRS वाले जो सवाल होते हैं PQRS की फॉर्म में, जिन्हें हमें अरेंज करना होता है, जम्बल्ड सेंटेंस जिन्हें हम कहते हैं, उससे भी 2 सवाल आए थे। एरर्स से सवाल आए थे, 2 सवाल पूछे गए थे एरर्स से। फिलप्स आए थे, 2 सवाल फिलप्स के पूछे गए हैं। और क्या आता है वो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव जो है, उनसे भी एक एक 2 सवाल जो है वो इस एग्जाम में हमें, 1 या 2 सवाल जो है वो इस एग्जाम में हमें देखने को मिले हैं। तो ऐसा ही कुछ रहा है हमारा इंग्लिश का एग्जाम। ज़्यादा टफ नहीं था। एक चीज़ जो बार बार मैं पिछले 7 मार्च के पेपर में भी कही थी और अभी भी कह रही हूँ कि स्पेलिंग आ रही है, करेक्ट स्पेलिंग जो है उसके भी 2 क्वेश्चन जो हैं वो देखने को मिले हैं इस बार की शिफ्ट्स में। स्पेलिंग को देख के चलना, जो भी अगर आपके पास कोई हो, अगर आपके पास कोई ऐसा कंटेंट हो जिसमें वो करेक्ट स्पेलिंग का एक कंटेंट हो अगर आपके पास, तो उसे अच्छे से देख के जाना। ये बड़ा फ्री का मार्क्स है स्पेलिंग का, इजी स्पेलिंग्स पूछ रहे हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो इसका ध्यान रखिएगा। तो ऐसा रहा था इंग्लिश का मॉडरेट लगा बच्चों को एग्ज़ाम। पता नहीं 7 मार्च वाले तो मुझसे कह रहे थे मैम बहुत इजी था, बहुत इजी था, लेकिन जो ये 16 मार्च वाले जो बच्चे हैं उन्होंने बताया कि मॉडरेट रहा एग्ज़ाम। मॉडरेट उन्हें क्यों लगा मैं बताती हूँ। क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन जो था वो कह रहे हैं कि वो थोड़ा टाइम टेकिंग आया था। कॉम्प्रिहेंशन जो है वो उन्हें थोड़ा टाइम टेकिंग लगा, तो इसलिए उन्हें जो है वो ये सेक्शन जो है थोड़ा मॉडरेट लगा। थोड़ा ये टाइम टेकिंग हो गया, प्लस थोड़ा सा जो ये सिनोनिम एंटोनिम्स हैं इनमें इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई, तो इसकी वजह से जो ये इनका सेक्शन था ये मॉडरेट हो गया। कोई बात नहीं। आगे वाली आने वाली शिफ्ट्स के लिए थोड़ी सी एक सीख है कि आपको कहाँ ध्यान देना है, अपना कैसे टाइम मैनेज करना है। अच्छी बात है। सो
इंग्लिश का सेक्शन हो गया। अब हम अपना नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट सेक्शन जो है वो है हमारा हिंदी का। और हिंदी एज यूजुअल 7th वालों ने भी यही कहा है और 16th वालों ने भी यही कहा है कि हिंदी इजी आ रही है। ठीक है, हिंदी में कुछ भी ऐसा कुछ अलग देखने को ऐसा नहीं मिला है। वही जो टॉपिक्स आते हैं, समास, शुद्ध, जिसमें हमें एक शुद्ध वर्ड फाइंड करना होता है वो वाला, एक विराम चिन्ह हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है। आपके आने वाली शिफ्ट्स में भी इससे सवाल जरूर आएगा। और पर्यायवाची से सवाल आ रहे हैं। और तत्सम तद्भव से सवाल जो है वो देखे जा रहे हैं। तत्सम और तद्भव के ऊपर सवाल आ रहे हैं। तत्सम तद्भव शब्द युगम, ऐसे शब्द युगम से सवाल आ रहे हैं। और तो यही सारे हैं। और एक वो अपठित गद्यांश जो होता है उस पे एक सवाल आया है, अपठित गद्यांश के ऊपर। हिंदी में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, हिंदी इजी आ रही है। सर्वनाम से सवाल आ रहे हैं, तो ये भी जरा अपने जहन में रखिएगा कि सर्वनाम के ऊपर भी आपसे जो है वो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो सर्वनाम हो गया हमारा एक। और तो यही सारे सवाल थे। और इसके अगर मैं गुड अटेम्प्ट्स आपको बताऊं तो इसके गुड अटेम्प्ट्स आई थिंक 17 to 18 इतने बच्चों ने करे हैं। और करेक्ट अटेम्प्ट्स हैं ये। और अगर इतने आपने करे हैं सो यू आर इन अ सेफ जोन। अच्छे अटेम्प्ट्स हैं आपके। आने वाले बच्चों के लिए भी मैं बता दूं, ये कुछ आपका टारगेट स्कोर रहना चाहिए हिंदी और बाकी सब्जेक्ट्स का। जैसे जैसे मैं बता रही हूँ, ये उनके लिए तो महत्वपूर्ण है ही जिनका 16 मार्च को एग्जाम था। ये उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है जिनका भी आने वाली शिफ्ट्स यानी 23rd और बाकी जो 30th तक जितनी भी शिफ्ट्स हैं उनमें एग्जाम आने वाला है। ये जो स्कोर मैं आपको बता रही हूँ ये आपका टारगेट स्कोर रहना चाहिए। ठीक है, इससे ऊपर जाते हैं तो वेरी गुड, लेकिन इससे ऊपर जो है ये ध्यान रखिए टारगेट करेक्ट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप इससे ऊपर जाने के लिए आपने तुक्के मार दिए। ठीक है, तो उस चीज का ध्यान रखिएगा। एक्यूरेसी मैं हमेशा कहती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। इट डजेंट मैटर कि बच्चे ने 170 अटेम्प्ट करा है या 170 प्लस या 180 प्लस अटेम्प्ट करा है। इट डजेंट मैटर एट ऑल। ठीक है, व्हाट मैटर्स इज उसने कितना करेक्ट जो है वो क्वेश्चंस करे। अगर आप 130 से ऊपर भी करके आते हैं ना, 130 से ऊपर और बिल्कुल करेक्ट अटेम्प्ट करके आते हैं, आप बहुत सही जोन में हैं। ठीक है, तो इस चीज का जरा ख्याल रखिएगा। हमेशा कहती हूँ, आज भी कह रही हूँ। ये था हमारा कुछ हिंदी का रिव्यू। और आगे अब कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं जीके के क्वेश्चंस। जीके के क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे गए हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चंस जो है, जो एक्चुअल क्वेश्चंस हैं वो मैं अभी आगे डिस्कस करूंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जीके में सवाल जो मैंने बताया था कप और ट्रॉफीज, मैंने पिछले जिस भी बच्चे ने वो पिछला मेरा सेक्शन देखा होगा, मैंने उसमें बताया था कि कप और ट्रॉफीज के ऊपर सवाल पूछे जा रहे हैं। तो आपके सेक्शन में भी आपकी शिफ्ट्स में भी पूछे जा सकते हैं और सवाल पूछा गया है। कप्स और ट्रॉफीज के ऊपर जो है वो सवाल पूछा गया है। मैंने पिछली शिफ्ट में कहा था कि फेस्टिवल्स और डांस के ऊपर सवाल पूछा गया है। आपकी शिफ्ट में भी सवाल पूछा जा सकता है और आपकी शिफ्ट में सवाल पूछा गया है। मैंने पिछले उसमें कहा था कि गेम्स और स्पोर्ट्स जो है, जो करंट में चल रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उन पे सवाल पूछा जा सकता है। और इस शिफ्ट 16 मार्च की शिफ्ट में सवाल पूछे गए हैं। तो 3 सवाल तो आपके यहीं से ही बन गए। जीके में तो लाले पड़ जाते हैं लोगों के उन्हें पता ही नहीं लगता कि उनके तो मार्क्स ही नहीं बनते। जीके में तो 0 लेके चलते हैं कई लोग। ठीक है, तो 3 सवाल तो आपको, अगर आपने वो पिछला रिव्यू ही देख लिया होगा ना 7 मार्च वाला मेरा, तो उसी से ही आपको पता लग गया था कि मैंने खास कंसेंट बोल के कहा था कि कप्स ट्रॉफी के ऊपर, फेस्टिवल डांस के ऊपर, गेम स्पोर्ट्स के ऊपर और ओलंपिक्स वगैरह के ऊपर, जो मैंने कंटेक्स्ट में कहा था कि खास फोकस होना चाहिए और इससे सवाल आ रहे हैं और इससे सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, अभी भी कह रही हूँ
आगे वाली शिफ्ट्स के लिए भी हो सकता है आप लोगों से भी कप, ट्रॉफीज, फेस्टिवल डांस या गेम स्पोर्ट्स के ऊपर कोई सवाल पूछ लिया जाए। ठीक है। और गेम स्पोर्ट्स भी वो पूछे जा रहे हैं जो बहुत फेमस हैं। ठीक है, फेमस में मैं बताती हूँ क्या क्या कवर होता है। एक ओलंपिक्स कवर होता है फेमस में, एक कवर होता है हमारे ग्रैंड प्रिक्स। ग्रैंड प्रिक्स में किसके कंटेक्स में कह रही हूँ, जो वो होते हैं फॉर्मूला 1 रेसेस जो होती हैं, उनमें जो भी लेटेस्ट रेस हुई है उनमें कौन जीता है ये देख लेना, देख के जाना एक बार। तो और वो कहाँ हुआ है, किस प्लेस पे हुआ है, कहाँ का ग्रैंड प्रिक्स था वो चीज भी देख के जाना। मोस्टली दो ही लोग जीतते हैं, या तो मैक्स वर्स्टापन जो है वो जीतते हैं, या तो लुइस हैमिल्टन जो है वो जीतते हैं। सो इन दोनों में से ही कोई आएगा, तो देख के जाना किसने कौन सी जीती है। ओलंपिक्स को मैंने कहा था मोटा मोटा थोड़ा सा कवर कर लेना, जो भी मेन मेन है ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स में जिन्होंने भी मेडल्स जीते हैं उनके बारे में देख लेना। और एक मैंने कहा था कि ग्रैंड प्रिक्स हो गया, ओलंपिक्स हो गया, और एक जो ये वाले टूर्नामेंट्स होते हैं टेनिस के जो ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, टेनिस के ग्रैंड स्लैम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कवर करके जाना। इस पे भी सवाल आया था कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो इस बार का किसने जीता। बहुत ही फेमस था ये ऑस्ट्रेलियन ओपन इस बार का, क्योंकि राफेल नडाल ने जो है वो जीता था ये, और ये उनका 21st टाइटल था। ये भी ध्यान में रखिएगा कि जो ये टाइटल था ऑस्ट्रेलियन ओपन का, राफेल नडाल का 21st टाइटल था ये उनका। तो इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि हिस्ट्री में पहली बार किसी के पास जो है वो 21 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स हैं किसी भी प्लेयर के पास। रॉजर फेडरर के पास भी 20 हैं अभी, और जो नोवाक जोकोविच हैं जो टॉप प्लेयर्स हैं उनके पास भी अभी सिर्फ 20 हैं। राफेल नडाल ने उन्हें क्रॉस करा है ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत के। और किसको हराया वो भी पता होना चाहिए, तो डेनियल मेडवेडेव को उन्होंने हराया था। डेनियल मेडवेडेव जो कि रशिया के खिलाड़ी हैं, उसको हरा के जो है उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था राफेल नडाल ने। तो इस पे भी जो है वो सवाल आ सकते हैं। ये पूछा जा सकता है कि हार्ड हार्ड कोर्ट पे कितने गेम्स खेले जाते हैं लॉन टेनिस के, या हार्ड कोर्ट होता है और एक क्ले होता है जिसपे अलग अलग ग्रैंड स्लैम्स जो है वो खेले जाते हैं। 4 अलग अलग ग्रैंड स्लैम्स हैं ये, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, और एक जो ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, और एक विंबलडन जो हमारा होता है विंबलडन। ये 4 ग्रैंड स्लैम्स हैं। तो देख के जाइएगा जो भी अभी लेटेस्ट में हुए हैं वो किसने जीते हैं। फ्रेंच ओपन देख के जाइएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन देख के जाइएगा, तो जितने भी ये लेटेस्ट में अभी हुए हैं वो देख के जाइएगा कि किसने जीता है। दोनों में सिंगल्स में ही देख के जाइएगा क्योंकि मोस्टली सिंगल से ही सवाल आते हैं। सिंगल्स में मेंस में कितने जीता है और वुमेन्स में किसने जीता है, दोनों का देख के जाइएगा। तो एक थोड़ी सी आपकी हेल्प हो जाएगी इन सब चीज़ों से। और जो मैं आपको एक चीज़ बताऊं तो आर्टिकल्स पे सवाल पूछे जा रहे हैं। आर्टिकल 15, आर्टिकल 24, आर्टिकल 22, इस पे तो सवाल आ चुके हैं। ठीक है, ये 3 आर्टिकल्स पे सवाल आ चुके हैं। तो अगर आप आर्टिकल्स जो है वो करके जाएंगे तो बेटर होगा, क्योंकि एक सवाल आपका इनसे पूछा जा रहा है। और मैंने पहले भी कहा था और अभी भी कह रही हूँ कि मेडिवल हिस्ट्री से ही सवाल आ रहे हैं, और इस बार भी मेडिवल हिस्ट्री से ही जो है वो सवाल पूछे गए हैं, तो वो भी आ रहा है। और जो एक्चुअल सवाल है वो मैं भी आगे आने वाली स्लाइड्स में जो है वो भी डिस्कस करूंगी। सो ये थोड़ा सा ओवरऑल रिव्यू था जीके का। सो लेट्स मूव ऑन कि अब हमारे जो क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं हमारे जीके में। एक सवाल जो आया था वो बैटल्स के ऊपर एक सवाल आया था कि बाबर और राणा सांगा जो था उनकी लड़ाई जो है वो किस वर्ष में हुई थी, और उनकी लड़ाई के बारे में कुछ पूछा गया था। तो इसका एक करेक्ट आंसर है, अगर वर्ष पूछा गया था तो 1527 में जो है वो बाबर का जो बैटल हुई थी राणा सांगा के साथ वो हुई थी इन 1527। एक सवाल जो आया था वो आया था औरंगजेब की डेथ के ऊपर, इसका करेक्ट आंसर था 1707, यानी 1707 में जो है वो औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। और एक सवाल जो ये करंट अफेयर्स का सवाल पूछा गया था, करंट अफेयर्स में आपको बता दूं 2020 के भी पूछे जा रहे हैं, 2021 के भी पूछे जा रहे हैं। ठीक है,
तो टिल दिसंबर आपसे कोई भी सवाल जो है टिल दिसंबर 2021 तक आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं। सो इसमें ज़्यादा घबराने की बात इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत ही जो फेमस क्वेश्चंस होते हैं ना, कि मतलब कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई बहुत फेमस चीज़, उन्हीं पे ये सवाल पूछे जा रहे हैं, या कोई बुक जो बहुत फेमस हुई हो, या कोई अवार्ड जो ऐसा होता है, ऐसे ही सवाल पूछे जा रहे हैं। तो इतना भी नहीं है कि बहुत ही टफ हो रहा है ये, और सिर्फ 2 से 3 सवाल ही जो है वो देखे जा रहे हैं अभी तक की शिफ्ट्स में, तो इस पे ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंच ओपन पूछा गया था, और वुमेन्स का पूछा गया था कि वुमेन्स में जो है वो फ्रेंच ओपन जो है वो किसने जीता था। तो बारबोरा जो था, उन्होंने जो है वो इस बार का जो फ्रेंच ओपन है वो जीता था। और अगर मेंस का पूछ लिया जाए आगे की शिफ्ट्स में, वैसे ऐसा होगा नहीं, बट मैं बता दूं कि अगर मेंस का पूछा जाए तो नोवाक जोकोविच जो है सर्बिया के खिलाड़ी हैं, इन्होंने जो है वो फ्रेंच ओपन जीता है। ठीक है, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ये ना पूछें कि नोवाक जोकोविच ने जीता है फ्रेंच ओपन या नहीं, ये पूछ ले कि नोवाक जोकोविच जो कि फ्रेंच ओपन जीते हैं, उनकी कंट्री, वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो याद रखिएगा वो सर्बिया है। ऐसे भी सवाल पूछ सकते हैं। एक ऑस्ट्रेलियन ओपन के ऊपर आया था कि ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता है, तो मैं बता दूं इस बार का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है वो मेंस में जीता है, एज यू ऑल नो, राफेल नडाल ने। मैंने आगे पहले भी डिस्कस किया हुआ है ये, राफेल नडाल ने। और अगर इसमें वुमेन्स का पूछें आपसे तो याद रखिएगा एशलेग बार्टी, और ये ऑस्ट्रेलिया की ही खिलाड़ी हैं, और ऑस्ट्रेलिया में पहली बार जो है वो जो अपने ही ओरिजिन से, जहाँ से वो बिलोंग करती हैं, पहली बार किसी ने वो कप जीता है। तो बहुत ही इमोशनल मोमेंट था एशले बार्टी के लिए ये ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतना इस बार का। सो ये भी याद रखिएगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला सवाल ही कुछ आए थे, ये 3 आर्टिकल्स आए थे और इन पे बताना था कि आर्टिकल्स में क्या क्या है। ये आर्टिकल 15 में तो एज यू ऑल नो देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स एंड ऑल, ये आता है इसके अंदर। और आर्टिकल 24 की अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल 24 है हमारा राइट टू रेस्ट एंड लेजर। तो ये भी याद रखिएगा कि सबको अधिकार है कि वो रेस्ट करें और छुट्टी ले या कहीं घूमने जाए। तो आर्टिकल 24 में हमें ये दिया है। और 21 जो है वो हमें प्रोटेक्ट करता है, हमारी राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, हमारी राइट्स को बाय लॉ। so we are protected and we shall not be denied and we are all equal before law। सो इक्वालिटी पे फोकस है 21 का, और 15 में है कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना होने का, और 24 में है राइट टू रेस्ट एंड लेजर। तो ये सवाल कुछ आए थे। एक सवाल जो पूछा गया था, मैन्स बुकर प्राइज जो है 2021 वो किसको मिला है। इसका करेक्ट आंसर था डैमन गैलगॉट को मिला है, डैमन गैलगॉट को। और उनकी बुक जिसके लिए उन्हें प्राइज मिला है उसका नाम है द प्रॉमिस। ये भी मैंने अपने जो करंट अफेयर्स है ये मैंने कवर किया हुआ है। अगर आपने मेरी जैन वाली जो है सीरीज देखी है, मैंने जो करंट अफेयर्स की एक वीडियो डाली हुई है उसमें मैंने मैन्स बुकर प्राइज भी कवर करा है, उसमें मैंने ऑस्ट्रेलियन ओपन को भी कवर करा है। तो जिसने वो सीरीज देखी है वो आराम से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकता है। और एंड आई सजेस्ट, ये भी आप मेरी थोड़ी छोटी सी रिकमेंडेशन समझ लीजिए, थोड़ी सी ट्रिक समझ लीजिए। ज़्यादा देर की वो सीरीज नहीं है, सिर्फ 30 कुछ मिनट्स की वो सीरीज है, और मैंने उसमें मेन क्वेश्चन ही कवर करे हैं। ठीक है, मेन क्वेश्चन ही कवर करे हैं। दिसंबर जनवरी की कुछ वो सीरीज है, और जो मेन जो मुझे सवाल लगे थे मैंने उसमें वही कवर करे हैं। तो एक बार उस पर भी नज़र मार लीजिएगा। हो सकता है आने वाली शिफ्ट्स में अगर आपका एग्ज़ाम है तो आपको फ़ायदा हो। ध्यान रखिएगा। आगे मैंने बताया था, मैंने ये भी अपने 7 मार्च के रिव्यू में बताया था। आप मेरा 7 मार्च का रिव्यू देखेंगे ना, आपको पता लगेगा, जो भी ये 16 मार्च का भी देख रहे हैं, मैं उन्हें बता दूं, आपने अगर 7 मार्च का मेरा रिव्यू देखा होगा, मैंने उसमें साफ साफ 2-3 बातें कही थी और वो चीज़ हुई है। मैंने कहा था कप्स पे ध्यान देना,
और एक तो जो कप पे ध्यान देने को मैंने कहा था, मैंने 2 कप के नाम लिए थे उसमें, एक राइडर कप और एक मैंने आगा खान कप का नाम लिया था। और आगा खान कप जो है वो शिफ्ट सेकंड या आई थिंक शिफ्ट थर्ड में जो है, इन दोनों शिफ्ट में से किसी एक शिफ्ट में आगा खान कप के ऊपर सवाल आया था। ठीक है, और जिसने 7 मार्च को देखकर थोड़ा सा भी ध्यान दे लिया होगा, आई थिंक वो बच्चा कर ले गया होगा उसको। कप्स के ऊपर मैंने ध्यान देने को कहा था, मैंने कहा था डेज के ऊपर ध्यान देना। ठीक है, और मैंने कहा था ज्यादा नहीं करने, बैक सिर्फ 6 मंथ्स के तक के करने हैं, पिछले दिसंबर से लेके पिछले 6 महीने तक के जितने भी हैं वो करने हैं। और ये भी मैंने कहा था कि एक ना एक सवाल आपका डे पे जरूर बनेगा, क्योंकि अभी भी बन रहे हैं। सो योगा डे एज यू ऑल नो 21 जून को जो है वो हम अपने इंडिया में सॉरी इंटरनेशनल योगा डे अगर हम कहें तो हम सेलिब्रेट करते हैं। नेशनल योगा डे हम 20 जून को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, सो एक तो योगा डे हो गया, ये हो गया हमारा इंटरनेशनल योगा डे, दैट इज ऑन 21 जून। और एक 20 जून को हम नेशनल योगा डे बनाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और योगा डे की थीम अगर पूछ ली जाए तो योगा डे की जो थीम थी इस बार की वो थी योगा फॉर वेलनेस। ठीक है, हो सकता है आगे वाली शिफ्ट्स में डेज ना पूछ के उसकी थीम पूछ ली जाए। सो याद रखिएगा योगा फॉर वेलनेस जो है वो जो इस बार का योगा डे था उसकी थीम थी। सो लेट्स मूव ऑन। अगला सवाल एक आया था कि दक्षिण गंगा जो है वो किसको कहा जाता है। सो गोदावरी नदी जो है, गोदावरी नदी को है वो दक्षिण गंगोत्री के नाम से हम उसे जानते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर था गोदावरी। देवदार ट्रॉफी, एज आई टोल्ड यू कि ट्रॉफीज और कप्स पिछली शिफ्ट में पूछे गए हैं, आगे की शिफ्ट में पूछे जाएंगे। इस बार भी मैं कह रही हूँ करके जाना, हो सकता है एक आध आपसे पूछ लिया जाए। पिछली बार तो मैंने 2 ही कप्स बता पाई थी मैं कि राइडर कप और आगा खान कप करके जाना, और एक आगा खान कप आ ही गया एक शिफ्ट में। तो देवदार ट्रॉफी मैं आपको बता दूं ये क्रिकेट के लिए, क्रिकेट से संबंधित है, क्रिकेट खेल में खेली जाती है। और अगला सवाल है हमारा कैग, कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया का नाम पूछा गया था, कौन है हमारे। सो गिरीश चंद्र मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वो हमारे कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है। सो इन पे एक सवाल पूछा गया था। आगा खान कप, एज आई टोल्ड यू, ये है हॉकी से रिलेटेड। आगा खान कप जो है वो हॉकी से रिलेटेड है। सो सवाल आया था। अब आ जाते हैं हम अपने पार्ट बी पे। सो पार्ट बी मैंने पिछली बार भी बताया था और इस बार भी मैं बता रही हूँ, कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं। कंसेप्ट अगर आपका स्ट्रांग है तो आपने अटेम्प्ट करे होंगे, और इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ही कुछ ऐसा है कि कहीं कुछ रिपीट हो रहा हो आपका। रेपिटेशन कहीं का नहीं है, पिछले ईयर का मुझे तो कोई रेपिटेशन किसी ने बताया नहीं। रेपिटेशन क्वेश्चन का होना अलग होता है और कंसेप्ट का होना अलग होता है। ठीक है, अब प्याजे है, प्याजे का पिछली बार सवाल आया, मेरा मतलब है 2019 में अगर सवाल आया होगा तो ऐसे थोड़ी 2020 या 21 में उसे इंक्लूड नहीं करेंगे, ऑब्वियसली करेंगे, क्योंकि प्याजे बहुत मेन जो है वो पार्ट है हमारे सीडीपी और इन सब चीजों का, साइकोलॉजी पेडागोजी का। सो ऑब्वियसली प्याजे के कॉन्सेप्ट तो इंक्लूड करेंगे ही। सो एज सच कोई लाइन टू लाइन क्वेश्चन रिपीट नहीं हुए हैं और यही आए हैं। और मैं फिर से बता दूं, एक छोटा सा रिव्यू दे दूं इसका, कि फैक्चुअल बेस्ड जो क्वेश्चन है, फैक्चुअल बेस्ड मैंने आपको बताया था कि फैक्चुअल बेस्ड किस तरह के होते हैं, जिनका एक करेक्ट आंसर होता है। एक करेक्ट आंसर का मेरा मतलब है कि ऐसा होता है कि कोई डेट पूछ ली जाए कि मिड डे मील स्कीम जो है वो कब शुरू की गई थी, या किस शहर में शुरू की गई थी, या कोई सर्व शिक्षा अभियान के ऊपर किसी कोई कोई कब शुरू करा गया था, या उसकी कब इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इस तरह के जो सवाल होते हैं फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं। फैक्चुअल क्वेश्चन्स में और किस तरह के सवाल आते हैं कि कोई लाइन दे दी और ये पूछ लिया कि ये लाइन जो है वो किसने दी है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी है या जेम्स एडम्स ने दिया है या किसने दिया है। तो ऐसे जो ये वाले सवाल होते हैं ना, वन वर्ड टाइप के आंसर होते हैं जिसमें जो हमें याद नहीं रहते, वो फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चंस की मैं वेटेज बता दूं, अराउंड 20 के अराउंड थी। मैं कहूंगी 15 to 20 क्वेश्चंस जो थे वो फैक्चुअल थे। ठीक है, जिसको आते होंगे, जिसको नहीं आते होंगे
तुक्का मारना भी उसमें मुश्किल ही रहता है। एक सवाल जो, और बाकी जो सवाल आए थे वो मोस्टली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आए थे। एप्लीकेशन बेस्ड मतलब पियाजे की थ्योरी है, वाइगॉत्स्की की थ्योरी है, एरिक्सन की थ्योरी पे सवाल है, और स्किनर की थ्योरी पे सवाल है। और यार ये सारे नाम ना तुम्हें पता है, ठीक है। स्किनर तुमने पढ़ा है, एरिक्सन तुमने पढ़ा है, वाइगॉट्स्की, पियाजे तुमने पढ़ा है, और भी बहुत सारे जो है इंटेलिजेंस, गार्डनर की इंटेलिजेंस की थ्योरी, ये सारे तुमने पढ़ रखे हैं, ठीक है। तो अपने आप में थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो और तुम कर ले जाओगे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, अगर तुम्हारे ये सारे कंसेप्ट क्लियर है ना, ठीक है। ऐसे तो मैं तुम्हें सारे ही उनके नाम बता दूंगी कि जो भी साइकोलॉजिस्ट है, पर तुम्हें पता है ना ये नाम, टर्मैन तुम्हें पता है, स्टर्नबर्ग की थ्योरी तुम्हें पता है, साइको एनालिसिस तुम्हें पता है, साइको सोशल की थ्योरी तुम्हें पता है, ब्रूनर की थ्योरी तुम्हें पता है। तो इसमें बार बार मैं बताने से या यहाँ पे पूरा भर देने से कोई तुम्हारा फायदा नहीं होएगा। तो मैं तुम्हें बता रही हूँ कि इनकी थ्योरी पे बेस्ड, अगर तुमने इनकी थ्योरी कंसेप्चुअली इंटरनलाइज कर ली है तो तुम इजीली वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान तुम्हें इस चीज में क्या रखना है, अपनी एक्यूरेसी का, ठीक है। मैं जानती हूँ सबसे ज्यादा जो एक्यूरेसी है वो भंग जो होती है वो पार्ट बी में ही होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि पार्ट बी में हमें ऐसा तो होता नहीं है ना कि हमने वो क्वेश्चन कभी कहीं कर रखे हो तो हमें पता हो कि हाँ यही करेक्ट आंसर है इसका, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ऐसा मोस्टली सीटेट में ही देखा जाता है, लेकिन DSSB में ऐसा नहीं देखा जाता कि कोई क्वेश्चन जो है वो हमें रिपीटेड कहीं मिल गया हो। तो इस वजह से इसमें अपनी एक्यूरेसी मेंटेन करने की कोशिश करना, यही एक टिप है इसकी, क्योंकि पार्ट ए में तो तुम करोगे ये एक्यूरेसी मेंटेन, क्योंकि पार्ट ए में तो हमें ऑलमोस्ट पूरा पूरा पता होता है कि हमारा कौन सा आंसर करेक्ट है, अनटिल एंड अनलेस तुम जीके में तुक्के ना मार रहे हो। तो पार्ट ए की तो हमें अपनी एक्यूरेसी पता होती है, पार्ट ए में तुम एटलीस्ट 95% एक्यूरेसी तो मेंटेन कर ही सकते हो। पार्ट बी में सारी हमारी एक्यूरेसी हिल जाती है, इसमें 70-75 जो है चली जाती है बच्चों की आराम से एक्यूरेसी। तो इस हिसाब से पेपर करके आना अपना, और जो भी आने वाली शिफ्ट्स में जिसका भी पेपर है। और मैंने इसमें बताया कि 15-20 क्वेश्चन उसके हैं एप्लीकेशन बेस्ड हैं, और कुछ क्वेश्चन जो है ना वो ऐसे भी आ रहे हैं, जैसे जीके पे बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे मैंने 7 मार्च के एग्जाम में जो है वो मैंने पूछा था, तो उन्होंने बताया था थोड़ा थोड़ा जो ये हिटलर है, हिटलर के ऊपर भी 1-2 सवाल पूछे गए थे, मतलब जरा सोचो, ज्यूज के ऊपर ऐसे, मतलब इस तरह के सवाल भी पूछे गए थे। और एक मैं बता दूं, सब्जेक्ट पेडागोजी के सवाल भी पूछे जा रहे हैं, सब्जेक्ट पेडागोजी से भी, लेकिन वो तुम कर लोगे, इजी है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं, अगर तुमने मैथ्स की पेडागोजी वगैरह ये सब जो है सीटेट वगैरह में पढ़ रखी है, एप्लीकेशन टाइप से ही सवाल है, तो वो हो जाएंगे। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि तुम आज खोल के बैठो कहीं अपनी पेडागोजी की कोई बुक, मैथ्स की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा ऊपर ऊपर से देख लेना बस। मैथ्स, ईवीएस, एसएसटी, और एक जो 7 मार्च में भी मैंने देखा है और 16 मार्च में भी बच्चों ने मुझे बताया है कि ना लास्ट के जो चैप्टर्स हैं, जो NIOS की हेल्थ वाली बुक है, शायद कोई हेल्थ वाले चैप्टर्स हों जिसमें हेल्थ से रिलेटेड या आर्ट से रिलेटेड वाली जो बुक है, उसके अंदर शायद हेल्थ से रिलेटेड भी है, आर्ट से रिलेटेड भी है, और शायद वर्क एजुकेशन या वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड भी कुछ सवाल हैं। तो एक बार ना उसको देख लेना, उसके लास्ट के चैप्टर्स जो है ना वो एक बार देख के जाना कि उसमें क्या क्या है। मैंने सुना है कि उससे 2-3 सवाल जो है वो आ रहे हैं। सो ये था हमारा टोटल पार्ट बी। अब लेट्स मूव ऑन एग्जाम रिव्यू। तो इस एग्जाम रिव्यू में मैं आपको क्या बताने वाली हूँ कि इस एग्जाम से हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए, ठीक है। मेरे इस रिव्यू से क्या फायदा होने वाला है आपको, और आगे वाले एग्जाम्स पे क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें मैं भी इसमें डिस्कस करने वाली हूँ। एक चीज जो मैं बड़े ही टाइम से जो है मैं डिस्कस करना चाहती थी, मैंने ये चीज 7 मार्च में भी देखी है और मैंने ये चीज 16 मार्च में भी देखी है। आपको आपके आसपास के जो बच्चे हैं जिनका भी पेपर नहीं हुआ है बच्चों, ये उनके लिए है, ठीक है। या जिनको भी आगे जिनका हो चुका है लेकिन उनका NCD वाला भी देना है तो उनके लिए भी ये है, तो सुन लो जरा इसको। तो क्या है, बच्चे कह रहे हैं, आपने देखा होगा रिव्यूज में, आपने सिर्फ यही रिव्यू नहीं देखा होगा, आई नो आपने और भी रिव्यूज देखे होंगे बाकी चैनल्स पे।
तो उसमें आपने देखा होगा कि जो ये इंटरव्यू लेते हैं जैसे बच्चों का, और उनसे पूछते हैं कि तुम्हारे कितने अटेम्प्ट्स रहे हैं या कितने तुमने क्या करके आए हो तुम, तो उसमें कुछ बच्चे कहते हैं हमारे 170 है, कुछ कहते हैं हमारे 180 है, एक ने तो भैया कहा था मेरा 190 है, और उस लड़की ने ये भी कहा था कि 190 है लेकिन मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ है। ठीक है, मतलब 190 में उनका पेपर अच्छा नहीं गया है लेकिन उन्होंने 190 अटेम्प्ट करे। आई मीन कहाँ से आते हैं ऐसे लोग, सीरियसली मतलब। ठीक है, तो 186, 165, 170 तो किए ही किए हैं, मतलब ऐसे ऐसे रिव्यू मैंने बहुत सुने हैं। ठीक है, तो बच्चों अगर उनसे कम रिव्यू, कम मार्क्स हैं आपके, अगर आपने इतने अटेम्प्ट नहीं करे हैं लेकिन आपने पेपर पूरा देखा है, इट्स लाइक कि आपने पहला सेक्शन जो रीजनिंग का था वो शुरू किया था और सेक्शन 5 तक आप गए हैं पेडागोजी वाले पार्ट बी सेक्शन के, लेकिन फिर भी आपके इतने अटेम्प्ट्स नहीं है जितने इन महान बच्चों के हैं, तो एक बात याद रखना, आपने अपनी एक्यूरेसी पे फोकस रखा है, इसका मतलब ये है। ठीक है, अगर आप अपनी एक्यूरेसी पे फोकस रख के क्वेश्चंस कर रहे हैं, आपने अगर 150 भी कर रहे हैं ना अपनी एक्यूरेसी के साथ, और थोड़ा बहुत आपने चांस लिया है पार्ट बी में और आपके 150 ही बन रहे हैं, ठीक है, तो आपका बहुत अच्छा अटेम्प्ट है। ठीक है, आप अपने आप को मॉरल डाउन मत कीजिए, और जो आने वाले हैं ये उनके लिए भी सीख है कि अंधाधुंध मत फायरिंग करिए वहां पे। ठीक है, अंधाधुंध मत टिक लगाइए कि हाँ ये ना पार्ट बी में तो गैस वर्क ही करना होता है, ऐसा नहीं है। पार्ट बी में भी थोड़ा सोच समझ के इंटेलिजेंट गैस जहां लग रहा हो वही लगाना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज हो सकता है आपको थोड़ा सा आपका माइंड जो है वो डाइवर्ट कर दे, लेकिन मैंने 80% बच्चों में देखा है, मतलब कि इतने अटेम्प्ट करके आ रहे हैं ये, इतने इतने इनसे पूछना कि मॉक टेस्ट में भी करे थे क्या इतने अटेम्प्ट, मतलब कई बार मुझे ऐसा लगता है कि क्या है, क्यों ऐसा है। पता है नेगेटिव मार्किंग है और गलत असर पड़ता है, नेगेटिव मार्किंग का बहुत गलत असर पड़ता है। अगर आपने मॉक टेस्ट दिए होंगे ना तो ये रियलाइज किया होगा, अपनी एक्यूरेसी देखी होगी, और एक्यूरेसी में बताऊं जितनी मॉक टेस्ट में रहती है ना उतनी ही रियल एग्जाम में रहती है। मॉक टेस्ट उठा के देखिए, अगर आपकी 70 या 75 एक्यूरेसी है, गलत है, बहुत खराब एक्यूरेसी है, मैं बता रही हूँ। एक्यूरेसी एटलीस्ट 85% अबव होनी चाहिए। ठीक है, 85% अबव अगर आपकी एक्यूरेसी है देन इट्स वेरी गुड। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें आगे आने वाली जिसमें भी आपका एग्ज़ाम है। और जो मैंने आपको जीके के बारे में बताया है कुछ चीज़ें, कप्स के बारे में, फेस्टिवल्स के बारे में, डांस के बारे में, ये ना 4-5 मोटे मोटे टॉपिक्स होते हैं और यही सवाल आते हैं। ठीक है, मैं बता दूं, एक आपको सवाल स्पोर्ट्स पे आएगा, ठीक है, एक सवाल आपको कोई कप या ट्रॉफी पे आएगा, एक सवाल आप लगा लीजिए डांस पे आएगा, किसी भी डांस या कोई भी फेस्टिवल के ऊपर। ठीक है, और एक सवाल आपको आर्टिकल से आएगा। ओके, और ये कुछ सवाल हैं जो कि फंस जाते हैं एक आध। ठीक है, तो इन पे कंसंट्रेट करके चलेगा, हो सकता है आपका आने वाली शिफ्ट्स वाले जो बच्चे हैं उनका कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें से आ जाए। So that's all, that was our review for 16th March, and I hope you like this video, क्योंकि मैंने बहुत ही इसमें जेन्युइन रिव्यू दिया है आपको चीज़ों का, एक कॉम्प्रिहेंसिवली, एक होलिस्टिक एज अ होल व्यू दिया है एग्जाम को देखने का, और थोड़ी थोड़ी टिप्स भी दी हैं। आई होप यू लाइक देम, और ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। जिनका एग्ज़ाम हो चुका है उन्हें भी ऑल द बेस्ट उनके रिजल्ट के लिए, और जिनका एग्ज़ाम अभी है उन्हें भी ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए। और अच्छे से कीजिएगा, पैनिक मत होइएगा, और बी काम। एंड एक बात और, अगर आप लोगों का एग्ज़ाम हो चुका है तो आई वांट कि आप मेरे कमेंट सेक्शन में अपने अटेम्प्ट्स लिखिएगा। ठीक है, आपने कितने अटेम्प्ट करे हैं वो लिखेगा, सेक्शन वाइज लिखेगा, ताकि मुझे एक थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो, थोड़ा बहुत अपनी एक्यूरेसी भी अगर आप लिख पाए कि आपके हिसाब से आपकी कितनी एक्यूरेसी है, वो भी लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में ही, तो इट विल बी बेटर फॉर मी, ताकि मैं थोड़ा एक कट ऑफ का जो है वो अंदाज़ा लगा पाऊँ। अभी तो जो मुझे लग रहा है अभी तक में, मुझे ऐसा लग रहा है कि 130 प्लस ही जाएगी कट ऑफ, क्योंकि आई डोंट नो 130 प्लस, लेकिन 140 से ऊपर नहीं जाएगी, इतना मुझे यकीन है
कि 140 से ऊपर नहीं जाएगी लेकिन 130 प्लस रहेगी, ऐसा कुछ लग रहा है। 130 से -2 या 3 भी हो सकता है, ठीक है, फाइनल कट ऑफ में। सो that's all for today. I'll meet you in the next video. Thank you so much.